हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट का एक और क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो हमने पहले कंप्रेस नॉट कंप्रेस के बेस पे हम उसको क्रिस्टलाइन अमोर्फस में डिवाइड किया, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन के टाइप किए जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था या जिससे बन रहा था, आयन से मिलकर बन रहा था तो उसको आयनिक बोला, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है तो उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोला। अब क्या है कि अगर हम कंडक्टिविटी बेस के ऊपर सॉलिड को डिवाइड करते हैं ना, तो सॉलिड तीन टाइप का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सबसे पहले तो देखो कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी होती है किसी भी एलिमेंट में कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है 10 की पावर -22 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो किसी भी मतलब जितनी हम कंडक्टिविटी देख रहे हैं ना, वो कहां से कहां तक वेरी करती है, 10 की पावर -22 10 की पावर 7। अब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और उनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कहां से कहां तक होगी, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 तक होगी। तो ये होते हैं कंडक्टर, ठीक है। अब दूसरे आते हैं इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो इसका मतलब उनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल कम मिलेगी। तो उनकी कंडक्टिविटी वेरी करती है 10 की पावर -10 से 10 की पावर -20 तक। इंसुलेटर। आगे आते हैं सेमीकंडक्टर, जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है। तो यहां पर कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4, मतलब इनके बीच में आ जाती है हमारी। तो चाहे तो इन सब्सटेंस को इस बेस पे डिवाइड कर दो, कंडक्टिविटी बेस पे, या फिर सीधे सीधे बोल दो द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या which good conductor of electricity are called conductor, या फिर the substance whose conductivity vary from 10 की पावर 4 to 10 की पावर 7 ohm inverse meter inverse are called conductor। अगर किसी कंडक्टिविटी इतनी है या फिर which are bad conductor of electricity are called insulator, और जिनकी कंडक्टिविटी 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ohm inverse meter inverse है उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अब बात आती है कि +1 लेवल तक हम बताते थे कि भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। क्यों करती हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, तो हम बताते थे कि भी जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हमें, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोलते हैं। अगर उस वैलेंस सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, जो कि होने चाहिए कितने, 8, लेकिन अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब मान लो किसी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए क्या करता है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर सकता, तो हम क्या बताते थे कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, तो इनके पास क्या बच गया, हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो हम क्या बताते थे कि जिनके वैलेंस सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सोचते हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है, नॉन मेटल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और सेमीकंडक्टर में हम किसका एग्जांपल देते थे, मेटलॉइड का, ठीक है। जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे, 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं और गेन भी, इसलिए उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनके बीच में होती है। ये था +1 लेवल तक। लेकिन अगर हम 12th लेवल की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी हमें बैंड थ्योरी पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बैंड थ्योरी क्या होती है। बैंड थ्योरी में एक चीज बताएगी कि किसी भी एलिमेंट में 2 टाइप के बैंड होते हैं। एक का नाम होता है वैलेंस बैंड और एक का नाम होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है।
वैलेंस बैंड वो जगह होती है, वो स्पेस होता है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आगे बात में, जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हमें, वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक वो फ्री स्पेस होता है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखो वैसे बोलते हैं कि मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव भी करते होंगे, लेकिन हमें करंट महसूस नहीं होता ना जब तक हम उसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट ना कर दें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर रहा है, कभी इस तरफ मूव कर रहा है, तो उसका जो सभी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, नेट मूवमेंट आता है, वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है ना। लेकिन जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, और हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो यहां पर तुम क्या देखोगे कि ये तो केस है सेमीकंडक्टर का, आई बात सुने। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है इनमें बिल्कुल ओवरलैपिंग होती है, और जो इंसुलेटर होता है उनके बीच में ये काफी ज्यादा गैप होता है, और इस गैप का नाम होता है बैरियर गैप। इस गैप का नाम क्या हो जाएगा भाई, बैरियर गैप नाम हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि कंडक्टर के केस में यहां पर ओवरलैपिंग होने के कारण थोड़ी सी एनर्जी देती क्या होंगे, ये कंडक्शन बैंड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इनके बीच में कुछ गैप हो जाता है, बैरियर गैप हो जाता है, लेकिन ये गैप इतना ज्यादा भी नहीं होता। अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो रूम टेम्परेचर पे भी ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहां पर जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और फिर थोड़ी सी एनर्जी लगाते ही, फोर्स लगाते ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इंसुलेटर केस में ये गैप इतना ज्यादा है कि हम किसी भी फोर्स के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप नहीं करवा पाते। इसलिए जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचेंगे नहीं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई पूछे कि एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ए बैंड थ्योरी, तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों बैंड की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, और जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं उसका क्या नाम होता है, कंडक्शन बैंड। इन केस ऑफ कंडक्टर इन दोनों बैंड के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली इस कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और फोर्स लगाने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा दो या फिर मैग्नेटिक फोर्स लगा दो। यहां पर थोड़ा सा गैप होता है, और इस इंसुलेटर केस में ये गैप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये यहां पर एक इससे ही बढ़िया क्वेश्चन क्या पड़ता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो तुम क्या बताओगे, सबसे पहला हम सेमीकंडक्टर में देखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर तुम क्या देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करके किस में पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, और फ्री होके मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने पर। कहने का मतलब है कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। तो यहां पर तो इंक्रीज हो गई, लेकिन इंसुलेटर केस में ये गैप इतना ज्यादा है कि आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो यहां तक इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो यहां पर है नो इफेक्ट। यहां पर क्या हो रहा था, इंक्रीज, यहां पर नो इफेक्ट। यहां पर क्या बोल दोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज कैसे होगी कि देखो जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं
तो किसी गांड करती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ने गाड़ना। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और जिस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, हमें कर्नल। आगे असल में अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक कर्नल बुरा मान जाता है और क्या होता है, एनर्जी गेन करके जंप करने स्टार्ट कर देता है। अब अगर कर्नल वाइब्रेट करेगा तो पहले तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इजीली फ्लो कर रहे थे नीचे से ऊपर से, अगर ये कर्नल वाइब्रेट करेगा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हिंड्रेंस, रुकावट पैदा हो जाएगी, जिसको हम केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक समझाया, ठीक है। अब बात आती है कि हम कल डिफेक्ट करवा रहे थे, उसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब वो इंप्योरिटी डिफेक्ट सेमीकंडक्टर के साथ करवाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और इंप्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम जब इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो सब्सटेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है। खासकर जब गेम्स होते हैं वहां पर सुना होगा कि भी इस खिलाड़ी ने डोपिंग ले रखी थी, डोपिंग टेस्ट करवाया था तो वहां पर वो पॉजिटिव आया था, है ना। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज ले लेते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। सेम उसी तरीके से सेमीकंडक्टर की भी प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे। कैसे, देखो अगर हम सिलिकॉन की बात करें जो कि एक सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए अपने नेबरहुड एटम के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हो जाते हैं, 4 इनके हो जाते हैं, कितने हो गए इनके, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो सिलिकॉन होता है वो 14th ग्रुप एलिमेंट होता है, इसके अंदर या तो हम 13th ग्रुप की इंप्योरिटी में ऐड करेंगे या फिर 15th ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करेंगे, और इसके कारण इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे, देखो यहां पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, इसका मतलब जो प्योर सिलिकॉन है वो एज ए इंसुलेटर की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम इसके अंदर फास्फोर्स ऐड कर देते हैं तो फास्फोर्स ऐड करने पर ये सिलिकॉन क्या कहेगा कि अगर मेरी जगह पर तुम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हो तो मेरे भरोसे में कितने एलिमेंट थे, 4, उन चारों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। अब फास्फोर्स के आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 5, तो 4 तो इनको दे दिया, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या बच गया, फ्री। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो सेमीकंडक्टर बना है ना, इसका क्या नाम हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बात समझ आई। अब उसी तरीके से हम एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी भी ऐड करके इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, मान लो हमने यहां पर एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो जो बात फास्फोर्स को कही गई थी वही बात किसको कही जाएगी, अब एल्यूमिनियम को, कि भाई हमारे भरोसे कितने हैं, 4 एटम है ना, चारों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। तो सारे के सारे इसके भरोसे बैठे हैं कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिर्फ 3। तो 3 को तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेकिन ये जो 4th सिलिकॉन बचा है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाया ना। लेकिन इसने तो खाली जगह छोड़ रखी थी इसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इस खाली जगह का नाम क्या होता है, होल। तो यहां पर खाली जगह के कारण क्या करेगा, सिलिकॉन अगले वाली सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को मांगता है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो अब जो सेमीकंडक्टर बनेगा ना, उसका क्या नाम हो जाएगा भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक तो इनका क्या कर देंगे, डेफिनेशन ही कर देंगे कि एन टाइप कैसे बनते हैं और पी टाइप कैसे बनते हैं। तो एक तरफ हम एन टाइप लिख देते हैं और दूसरी तरफ हमें पी टाइप। तो एन टाइप कैसे बनेंगे,
जब हम 14th ग्रुप एलिमेंट में 15th ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तब बनेंगे। और पी टाइप कब बनेंगे? जब 14th ग्रुप एलिमेंट में 13th ग्रुप एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें। यहां पर जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए होल। अब सीधी सी बात है, यहां पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दे हैव लार्ज कंडक्टिविटी, इसके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी और इसमें क्या आएगी? कंडक्टिविटी कम आएगी। यहां तक समझ में आ गया हमारा? ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा जो एक ही टॉपिक बचता है सॉलिड स्टेट में, जिसका नाम है कि हम सॉलिड को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक बेस पे। ठीक है। मैग्नेट क्या होती है? जो अपने जैसे पार्टिकल को क्या करे? अट्रैक्ट करे। मैग्नेट देखी होगी, है ना? तो उस बेस पे हमें सॉलिड स्टेट को कैसे डिवाइड करते हैं? तो सबसे पहला टाइप आता है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ क्या करें? अट्रैक्ट हो। द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट स्टेट। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। फिर दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, उल्टा थोड़ा बहुत क्या हो? रिपेल होते हो। ठीक है। तो which do not attract towards the magnet and smallly repel from the magnet are called diamagnetic। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा जी? एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। अब बात आती है कि जी हमें कैसे पता चले कि ये अट्रैक्ट हो रहा है या स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है? तो हम क्या देखते हैं, किसी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उस बेस पे हमें डिसाइड करते हैं। अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बच जाते हैं? अनपेयर बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं भाई? अनपेयर। ये जो जगह है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोमेन। तो अगर सारे सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो तो वो क्या करेंगे? सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेट को भी क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझा? तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा? फेरोमैग्नेटिज्म को शो करेगा। आगे बात समझे? तो जो रोट आयरन होता है या फिर क्रोमियम होता है, ये किसका काम करेंगे? हमारे पास है फेरोमैग्नेट का काम करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? आगे आते हैं हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी, तो एंटी का नाम सुना होगा तुमने, एंटीवायरस में, है ना? एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तो कैसा होगा? जस्ट फेरोमैग्नेट जैसा, लेकिन एक एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो जाते हैं, तब तो समझ में आ रहा था। अनपेयर हो जाते हैं तो मैग्नेटिक करैक्टर आता था, लेकिन उनमें भी अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से आ जाए कि एक दूसरे के मोशन को कैंसिल आउट करके नेट मैग्नेटिक करैक्टर कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो उसको क्या बोलते हैं? हमें एंटी फेरोमैग्नेटिक। और इसका अगर तुम्हें एग्जांपल करना हो तो इसका एग्जांपल में आप क्या कर दोगे? MnO क्या कर दोगे भाई? MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है। एक आते हैं हमारे पास लास्ट फेरी मैग्नेटिक। फेरी, देखो नाम से पता चल रहा है, एक होते हैं फेरो और एक है फेरी। मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक करैक्टर कम, किससे? फेरो से। यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट तो नहीं होते, लेकिन मान लो दो तो क्या हो जाते हैं?
3 तो क्लॉकवाइज हो जाते हैं और 2 क्या हो जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो इन दो एंटी क्लॉकवाइज के कारण 2 क्लॉकवाइज का तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन कम से कम 2 क्लॉकवाइज के कारण क्या आता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर आता होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर आए लेकिन फेरोमैग्नेटिक से कम आए। पहले देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा था, अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण 2 पेयरिंग वाला भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक कैरेक्टर आया। The substance in which the arrangement of electron in electron domain is just like a ferro, लेकिन due to arrangement of electron the net magnetic character comes less than a ferromagnetic। और इसका जो एग्जांपल करोगे आप वो कर दोगे Fe3O4, Fe3O4। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। आगे हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे और एक और वीडियो बनाते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर ही, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एनसीआर मतलब सीबीएसई में आते हैं या हरियाणा बोर्ड में आते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे।